नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। पिछले 2-3 दिनों से हम कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे क्योंकि मेरा पीसी जो था वो ख़राब हो गया था और अभी भी इसमें काफ़ी सारे सिस्टम अपडेट होना बाकी है और बैकअप वगैरह अभी तक नहीं बन पाया था, जो कि धीरे धीरे भी होता रहेगा, लेकिन आगे बढ़ना चाहिए। तो इसी के साथ ही आज की पहली अपडेट की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो कि ATGS को लेके है। अब ATGS जो कि भारत का पहला कंप्लीट इंडिजिनस आर्टिलरी गन है, इसको हाल ही में इंडियन आर्मी में इंडक्ट करने का प्लान किया गया था और अभी करीब 310 के आसपास ने ATGS को इंडियन आर्मी में इंडक्ट करने के लिए क्लियर किया गया था, जो कि इसका पहला बड़ा ऑर्डर भी होने वाला है और आज तक इसका रिकॉर्ड भी काफ़ी अच्छा रहा था। अब डोमेस्टिक ऑर्डर के अलावा पिछले साल की 4th क्वार्टर में ये सुनने को मिला था कि अभी अर्मीनिया की तरफ से भी ATGS के लिए ऑर्डर को प्लेस किया गया था और अर्मीनिया की तरफ से ATGS की माउंटेड वेरिएंट के लिए ऑर्डर को प्लेस करने की बात तब की गई थी, जिसे सबसे पहले डिफेंस एक्सपो 2022 के दौरान डिस्प्ले किया गया था और ये ATGS का एक ट्रक माउंटेड वेरिएंट था। अब हालांकि ये जो गन था इसे इंडियन आर्मी के लिए ऑफर किया जा रहा था, लेकिन अभी तक इंडियन आर्मी की तरफ से इस गन को खरीदने के लिए ऑर्डर को प्लेस नहीं किया गया था, लेकिन इससे पहले ही अर्मेनिया की तरफ से इसे खरीदने की खबर सामने आ गई थी और इसको तब फेक न्यूज कहा जाने लगा था, क्योंकि ऑफिशियल इस बात को लेके ना तो अर्मेनिया की तरफ से और ना ही भारत की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट को इशू किया गया था। लेकिन अभी पता चल रहा है कि सच में हुआ था और हमारी जो डिफेंस एक्सपोर्ट की लिस्ट है उसमें ATGS की एक्सपोर्ट की बात मौजूद है और इसको अर्मेनिया को एक्सपोर्ट करने की बात की गई है। लेकिन फर्क इतना है कि इसमें ATGS की ट्रक माउंटेड वेरिएंट नहीं बल्कि इसकी नॉर्मल टोड वेरिएंट को एक्सपोर्ट किया गया था, जो कि इसका पहला एक्सपोर्ट ऑर्डर भी होने वाला है। अगला अपडेट हमारी इंडिजिनस लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर या प्रचंड हेलीकॉप्टर की तरफ से है। रिसेंटली इसको लिमिटेड नंबर में आर्मी और एयरफोर्स में शामिल करना शुरू किया गया था। इनिशियली इसकी 5 यूनिट को ही आर्मी में इंडक्ट करने का प्लान किया गया था, लेकिन बाद में आर्मी की तरफ से इसकी 114 यूनिट को अपने सर्विस में शामिल करने का प्लान किया गया था। लेकिन अभी मिली कुछ डाटा के मुताबिक शायद आर्मी की तरफ से अभी अपनी प्रचंड हेलीकॉप्टर की जो नंबर है उसको थोड़ा रिड्यूस करे के बारे में विचार किया जा रहा है। अभी पता चला है कि इंडियन आर्मी की तरफ से प्रचंड हेलीकॉप्टर की जो ऑर्डर करने का प्लान किया जा रहा था, इसमें 114 के बदले बस 90 के आसपास हेलीकॉप्टर को खरीदने का प्लान किया जा रहा है। इसके अलावा अभी इन हेलीकॉप्टर्स में हेलिना एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को भी इंटीग्रेट करने की कोशिश किया जा रहा है, जो कि इनका मेन स्टैंड अप वेपन होने वाला है और इसी साल के अंत तक इन हेलीकॉप्टर्स में हेलिना एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को इंटीग्रेट करके टेस्ट करना शुरू कर दिया जाएगा। ये एक 3rd जनरेशन की फायर एंड फॉरगेट टाइप की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल होने वाला है, जिसको हमारी रुद्र और प्रचंड जैसे हेलीकॉप्टर में बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्ड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा और फायर एंड फॉरगेट टाइप की होने की वजह से इसको फायर करने के बाद हमें टारगेट को लॉक करके रखने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी और सेम टाइम पर हम कोई और टारगेट को पिक करके उसके साथ एंगेज हो सकते हैं या फिर अपनी लोकेशन को भी बदलने की कोशिश कर सकते हैं, जिससे दुश्मन की तरफ से काउंटर अटैक का खतरा कम होने वाला है। पहले के जो मिसाइल हुआ करते थे, इनको फायर करने के बाद टारगेट को वैसे ही लॉक करके रखना पड़ता था जब तक इम्पैक्ट ना हो जाए, जिस वजह से दुश्मन को भी हमारा पता चल जाता था और वो भी हमारे ऊपर फायर कर सकते थे, जिससे कैजुअलिटी होने के चांसेस जो होते हैं वो काफी हद तक बढ़ जाते थे। लेकिन इसमें वैसा कुछ सिस्टम नहीं होने वाला है। अगला अपडेट इंडियन आर्मी की तरफ से, और अभी हम इंडियन आर्मी की हाई एल्टीट्यूड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं। आप सभी को पता होगा कि हमारा जो बॉर्डर एरिया है वो कुछ इस तरीके का है कि हर जगह में हम लोग गाड़ी लेके नहीं जा सकते, तो व्हीकल की मदद से बॉर्डर के हर एरिया में लॉजिस्टिक को पहुंचा पाना संभव नहीं होता है। खास करके लद्दाख और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जैसे एरिया में जो पहाड़ी एरिया है वहाँ पर कोई भी मैकेनिकल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को एस्टेब्लिश करना अभी तक पॉसिबल नहीं हो पाता है। इस वजह से लद्दाख और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में जो फॉरवर्ड लोकेशन मौजूद है वहाँ पर सामान पहुँचाने के लिए घोड़े या खच्चर का इस्तेमाल किया जाता है और उनकी पीठ पर सामान को लाद कर वहाँ पे लिया जाता है। लेकिन अभी इन सिस्टम को धीरे धीरे चेंज करने का फैसला किया जा रहा है और अभी इंडियन आर्मी की तरफ से अपनी लॉजिस्टिक को हाई एल्टीट्यूड में ले जाने के लिए इनके बदले रोबोटिक म्यूल्स का इस्तेमाल करने का प्लान किया जा रहा है। हालांकि एक चैलेंजिंग सिचुएशन भी होने वाला है, क्योंकि जो ओरिजिनल घोड़े होते हैं या खच्चर वगैरह होते हैं ये पूरे इस एरिया में ही बड़े हुए होते हैं और इनको प्रॉपर ट्रेनिंग भी आता है और इनका शरीर भी ऐसा ही होता है, जिस वजह से ये इस रीजन में आसानी से ऑपरेट कर पाता है और खतरनाक से खतरनाक रास्तों को आसानी से पार कर सकते हैं, क्योंकि प्राकृतिक रूप से इनका शरीर इसके लिए तैयार होता है। लेकिन जो रोबोटिक मूल्स की बात यहाँ पे किया जा रहा है, इनको इनिशियल डेज में काफी सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। जब इसको इनिशियली डेवलप किया जाएगा तब वहाँ पे काफी सारे चैलेंजेस हमारे सामने आ सकते हैं, लेकिन फिर भी अभी इनको आर्मी में इंडक्ट करने का प्लान किया जा रहा है और 2030 तक आर्मी की तरफ से अपनी फ्लीट में मौजूद घोड़े खच्चर की फ्लीट को 60% के आसपास रिड्यूस करने की प्लान किया जा रहा है, जिनको रोबोटिक म्यूल से रिप्लेस कर दिया जाएगा और सेम रोल के लिए आगे चल के कार्गो ड्रोन्स का भी इस्तेमाल करने की कोशिश किया जा रहा है।
अगला अपडेट पाकिस्तान की तरफ से, और अभी हम पाकिस्तानी ड्रोन्स के बारे में बात करने वाले हैं। इनिशियली पाकिस्तान की फ्लीट में जितने भी ड्रोन्स मौजूद थे वो सभी के सभी चाइनीज ओरिजिन ड्रोन हुआ करते थे, और कुछ साल पहले ही पाकिस्तान की तरफ से चाइना से उनकी विंगलोंग 2 सीरीज के ड्रोन को एक्वायर किया गया था। लेकिन पाकिस्तान को बाद में इन सभी ड्रोन्स को ग्राउंडेड ही रखना पड़ा था, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे टेक्निकल इशूज सामने आ रहे थे जिनको पाकिस्तान फिक्स नहीं कर पा रहा था। इसके बाद खास करके रिमनी और अजरबैजान के बीच हुई लड़ाई के बाद टर्की की बैरक्टर ड्रोन को काफ़ी पॉपुलैरिटी मिल गया था, और ये देखने के बाद पाकिस्तान की तरफ से इस ड्रोन को हासिल करने की कोशिश किया जाने लगा था, और पाकिस्तान टर्की से बैरक्टर की अकिनेक ए ड्रोन को खरीदने के लिए बातचीत कर रहा था, और टेस्टिंग के लिए पाकिस्तान को टर्की की तरफ से अकिनेक ए ड्रोन के एक यूनिट को वहां पे दे दिया गया था। इसके बाद पाकिस्तान की तरफ से अकिनेक ए के बदले अकिनेक बी ड्रोन को खरीदने का प्लान किया गया था, जो कि अकिनेक ए के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा पावरफुल इंजन के साथ आता है, जो कि करीब 45,000 फीट से भी ज़्यादा ऊंचाई में उड़ान भर सकता है। इसमें 6 हार्ड पॉइंट भी मौजूद होते हैं, जिसमें जीपीएस गाइडेड बॉम्ब्स को भी कैरी किया जा सकता है। इसे किसी भी तरह की वेदर कंडीशन में इस्तेमाल किया जा सकता है, और ये बॉम्ब्स दुश्मन की बंकर्स और कंक्रीट स्ट्रक्चर को भी आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और अभी फाइनली टर्की की तरफ से अकिनेक बी ड्रोन को पाकिस्तान को सप्लाई करना शुरू किया जा रहा है। अब एग्जैक्टली यहाँ पर ये नहीं पता है कि कितनी मात्रा में इन ड्रोन्स को अभी पाकिस्तान की तरफ से एक्वायर किया जाने वाला है, लेकिन इनको अभी बड़ी मात्रा में पाकिस्तान ऑपरेट करना चाहते हैं, जो कि भारत के लिए आगे चल के हेडेक बनने वाला है। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से, और अभी हम इंडियन एयरफोर्स और यूएस एयरफोर्स के बीच होने वाली एक एरियल एक्सरसाइज के बारे में बात करने वाले हैं। इस एक्सरसाइज का नाम कोप इंडिया, और इसे अभी 10 अप्रैल से कलाईकुंड एयरवेज में कंडक्ट किया जाने वाला है। इसे भारत की तरफ से मेनली SU-30 MKI पार्टिसिपेट करने वाला है, लेकिन इसके साथ ही इसमें तेजस और बाकी मॉडर्न एयरक्राफ्ट जो कि अभी इंडियन एयरफोर्स में मौजूद है उनको भी डिप्लॉय किया जा सकता है। और यूएस की तरफ से अभी इसमें 15 पार्टिसिपेट करने वाला है, जो कि यूएस एयरफोर्स की पैसिफिक कमांड के अंदर मौजूद है 15 हो सकते हैं। और एक तरीके से यूएस की तरफ से यहाँ पर 15 को अच्छे तरीके से भारत को डिस्प्ले किया जाने वाला है, जिसमें इसकी कैपेबिलिटीज को अच्छे तरीके से भारत को डेमोस्ट्रेट किया जाएगा, क्योंकि इसकी एक अपडेटेड वेरिएंट को भी भारत को वो लोग मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के टेंडर में ऑफर कर रहे हैं। इस दौरान भारत की तरफ से भी तेजस को डिप्लॉय किया जा सकता है, जो कि एक तरीके से पब्लिसिटी का एक जरिया होने वाला है, जिससे बाकी देशों को तेजस की कैपेबिलिटी का पता चल सकता है। और खास करके यूएस के साथ भी एक्सरसाइज में इसको डिप्लॉय करना बहुत ही बेहतरीन पब्लिसिटी हो सकता है। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से रिसेंटली कई एरियल एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया जा चुका है, जिसमें एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग में और कोबरा वॉरियर में यूएस एयरफोर्स भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा था। लेकिन ये दोनों जो थे वो मल्टीनेशनल एक्सरसाइज थे, लेकिन अभी इस बार भारत और यूएस के बीच एक बायलैटरल एक्सरसाइज होने वाला है। कोप इंडिया को सबसे पहले 2004 में स्टार्ट किया गया था, और उसके बाद इसको रेगुलर इंटरवल में कंडक्ट करने की कोशिश की जाती है। पिछली बार इसको 2019 में कंडक्ट किया गया था, और तब इसको ग्वालियर रेस में कंडक्ट किया गया था। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।